India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को फिर दी गिरफ्तारी से राहत। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का किया विरोध, तो सीबीआई ने कहा जांच प्रभावित कर सकती है महाराष्ट्र सरकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने आयुर्वेद यूनानी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा की मांग को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी पुरोहित ने की बंद कमरे में सुनवाई की मांग, कहा राष्ट्र विरोधी अवसरवादी केस को कर रहे हैं प्रभावित। कोर्ट के दिशा निर्देशों का दिया हवाला, मीडिया रिपोर्टिंग पर अंकुश की भी मांग की। महिलाओं के यौन स्वतंत्रता अधिकार मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा महिलाओं के इस अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं, जीवन साथी के साथ संबंध की अपेक्षा करना कानूनी अधिकार है। India Legal presents Courts Roundup. बात सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत देते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण दे दिया है। सीबीआई ने जहां जांच को अपने हाथों में लेने की अपील की, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध किया। परमबीर सिंह ने वकील ने कहा कि एफआईआर प्रेरित है। जस्टिस एसके कौल ने कहा ये परेशान करने वाली तस्वीर है। कोर्ट ने एक आरोपी को भी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। परमबीर सिंह बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है, जहां मुंबई के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को अपने ही पुलिस बल पर भरोसा नहीं है और राज्य सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 3 हफ्ते में सीबीआई के हलफनामे पर जवाब देने को कहा है। न्यायालय ने कहा है कि तब तक परमबीर सिंह जांच में सहयोग करते रहेंगे। मामले की सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने कहा है कि परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर के खिलाफ मामलों को सीबीआई को सौंपने का विरोध करते हुए कहा है कि ये जांच सीबीआई को ना दी जाए। महाराष्ट्र सीएम के लिए सीनियर वकील डेरियस खंबाटा ने कहा है कि सीबीआई को जांच ट्रांसफर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अनिल देशमुख से संबंधित मामलों में सीबीआई के वर्तमान निदेशक अगर आरोपी नहीं है तो एक गवाह तो है। परमबीर सिंह की ओर से पुनीत बाली ने कोर्ट में कहा है कि मेरे खिलाफ एफआईआर की सीरीज है। कोर्ट ने मुझे चार्जशीट से बचाया है। फिर महाराष्ट्र सरकार ने मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी। मेरे खिलाफ हर एफआईआर प्रेरित है। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की, उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जस्टिस कौल ने कहा कि हमने आपको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर दी है, आपको अब इससे अधिक सुरक्षा हम नहीं दे सकते हैं। इस पर जस्टिस एसके कौल ने कहा ये परेशान करने वाली तस्वीर है कि पुलिस बल के मुखिया को उस फोर्स पर कोई भरोसा नहीं है। हमने आपको पर्याप्त सुरक्षा दी है। सीबीआई के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि मामले ओवरलैप हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार हमारे काम को कठिन बना सकती है। सीबीआई परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों की जांच अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ने आशंका व्यक्त की है कि राज्य ऐसे कदम उठा सकता है जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच को पूरा करने में उसके काम को मुश्किल बना सकते हैं। परमबीर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर की राहत को बरकरार रखा, साथ ही सभी आरोपियों को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक और आरोपी बीनू नयन वर्गीस को अंतरिम राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीस की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के मामले की सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो इधर मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बंद कमरे में सुनवाई की मांग की है। उनका कहना है कि राष्ट्र विरोधी अवसरवादी मुकदमे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। NIA की अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने इससे पहले मीडिया के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। पुरोहित ने इन्हीं दिशा निर्देशों का हवाला दिया। NIA अदालत द्वारा पहले खारिज किए जाने के बाद मुकदमे की बंद कमरे में सुनवाई के लिए 2008 के विस्फोट मामले में दायर ये दूसरा आवेदन है। दो 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर मांग की है कि उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बंद कमरे में की जाए। खुली अदालती सुनवाई में एक बंद कमरे में सुनवाई जिसमें केवल न्यायाधीशों, अदालत के कर्मचारियों, पक्ष और उनके अधिवक्ताओं को न्यायालय कक्ष के अंदर जाने की अनुमति होती है। इन हालातों में जनता और मीडिया को कार्यवाही के लिए अभियुक्त की अनुमति नहीं दी जाती है और मीडिया को भी कार्यवाही पर रिपोर्टिंग करने से तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं सुनाया जाता है। अपने आवेदन में पुरोहित ने 2019 में विशेष NIA अदालत द्वारा पारित एक आदेश पर भरोसा किया जिसमें मामले की रिपोर्ट करने के लिए पत्रकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि अदालत के आदेशों के बावजूद लगभग सभी प्रमुख मुख्य धारा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों और एजेंसियों ने मौजूदा आदेशों के सीधे उल्लंघन में चल रहे मामले के बारे में बहस और चर्चा करने में खुद को शामिल किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि इस तरह की रिपोर्ट जो मुकदमे पर राय उत्पन्न करती है अदालत की अवमानना के समान है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की है कि प्रतिबंधित रूप में पत्रकारों को दी गई अनुमति को पूरी तरह से वापस ले लिया जाए और कार्यवाही के दौरान अदालत कक्ष में मीडिया की उपस्थिति की अनुमति नहीं दी जाए। उन्होंने अनुरोध किया है कि न्याय के हित में और निष्पक्ष सुनवाई के लिए मामला कोर्ट रूम तक ही सीमित रहना चाहिए और राय बनाने वालों और राष्ट्र विरोधी अवसरवादियों द्वारा अपहृत नहीं होना चाहिए। एक अन्य आवेदन के माध्यम से उन्होंने ये भी प्रार्थना की है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के सभी पत्रकारों और संपादकों को तलब किया जाए और बहस और या चर्चा न करने की चेतावनी दी जाए। मालेगांव मामले में बंद कमरे में सुनवाई की मांग करने वाला ये दूसरा आवेदन है। NIA द्वारा 2019 में पहला आवेदन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि मुकदमे का सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा और इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। NIA की अर्जी पर सुनवाई के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के 11 पत्रकारों ने आवेदन का विरोध करने के लिए हस्तक्षेप किया था। आवेदन में पारित आदेश का पुरोहित ने अपने वर्तमान आवेदन में उल्लेख किया है। पत्रकार न्यायालय कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग नहीं करेंगे, गवाह के नाम और पते का खुलासा किए बिना रिपोर्टिंग करेंगे, बिना संपादकीय नोट जोड़े बिना रिपोर्टिंग तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार होगी। पत्रकार मामले पर किसी भी प्रकार की बहस, साक्षात्कार या चर्चा नहीं करेंगे और न ही उस प्रकृति का कुछ भी छापेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मुकदमे पिछले कुछ हफ्तों से सुर्खियां बटोर रहे हैं क्योंकि NIA कोर्ट में पेश किए गए 222 गवाहों में से 16 गवाह मुकर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली पुलिस ने सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही पहलवान सागर धनखड़ के कथित अपहरण और हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के मुताबिक मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने सागर धनखड़ की हत्या से कुछ घंटे पहले कथित रूप से छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा था। यहां पहलवान सुशील ने कुत्तों पर गोली चलाई थी और साथ ही एथलीट्स को पिस्टल से डरा धमका कर वहां से भगाया था। छत्रसाल स्टेडियम में हुई इस घटना की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने उस रात बेरहमी से की गई घटनाएं दर्ज की। सुशील के सिक्योरिटी गार्ड अनिल धीमान और दूसरे आरोपियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने रोहिणी कोर्ट के सामने भी ये बातें रखी। अनिल धीमान अप्रैल 2019 से छत्रसाल स्टेडियम में सुशील के साथ काम कर रहा था। उसने पहलवान का निजी और आधिकारिक दोनों काम को संभाला हुआ था।
धीमान ने दावा करते हुए बताया कि वो 4 से 5 मई 2021 की रात सुशील कुमार के साथ था। सुशील ने कथित तौर पर कई लोगों को बास्केटबॉल के मैदान में बुलाया और कहा कि वो कुछ लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं के यौन स्वायत्तता के अधिकार को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के इस अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बलात्कार की कोई भी घटना हो, उसमें आरोपी को सजा मिलनी जरूरी है, लेकिन इस दौरान वैवाहिक और गैर वैवाहिक संबंध में गुणात्मक अंतर है। वैवाहिक संबंध पर कोर्ट ने कहा कि इसमें जीवन साथी से उचित यौन संबंध की अपेक्षा करने का कानूनी अधिकार है, जिससे ये वैवाहिक बलात्कार के अपराध में छूट प्रदान करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को वैवाहिक मामले में बलात्कार के अपराधीकरण की मांग रखने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस मामले में जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस सी हरिशंकर ने सुनवाई की, जिसमें जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा, वैवाहिक और गैर वैवाहिक संबंध समानांतर नहीं हो सकते। लड़का और लड़की चाहे कितने भी करीबी हों, उनमें से किसी को भी एक दूसरे से यौन संबंध की उम्मीद करने का अधिकार नहीं है। लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी यौन संबंध बनाने से इनकार कर सकता है। हालांकि उन्होंने बलात्कार के लिए 10 साल की सजा होने के बाद भी कहा कि वैवाहिक बलात्कार में दी गई छूट हटाने पर काफी गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पति पत्नी को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अदालत को यह समझना होगा कि इसे समाप्त करने का क्या परिणाम हो सकता है। जस्टिस हरिशंकर ने वैवाहिक बलात्कार के संबंध में आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बलात्कार के हर मामले में दंड मिलना चाहिए, लेकिन पति और पत्नी के बीच अनैच्छिक यौन संबंध के मामले में वैवाहिक बलात्कार के रूप में स्वीकार करने के लिए विचार किए जाने की आवश्यकता है। उनका मानना था कि इस शब्द का बार बार इस्तेमाल होने से वास्तविक मुद्दों को उलझा देता है। बता दें कि कुछ गैर सरकारी संगठनों ने आईपीसी की धारा 375 को चुनौती दी है। उनका कहना है कि वैवाहिक महिला के साथ पति द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के मामले में ये भेदभाव करती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए सामान्य राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या एनईटी के अनिवार्य बनाने केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कुछ आयुष उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर भारत संघ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। इस मामले की सुनवाई कुछ एलोपैथिक चिकित्सकों द्वारा दायर एक अन्य याचिका के साथ की जाएगी। इसमें आयुष चिकित्सकों को मेडिकल सर्जरी करने की अनुमति को चुनौती दी गई है। पीठ ने हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी की है, बस दोहरे मापदंड देखें। जब वो ऑपरेशन करने की अनुमति चाहते हैं तो वो दावा करते हैं कि हम एमबीबीएस की तरह हैं, लेकिन जब उन्हें एनईटी में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम दोनों मामलों को एक साथ सुना जाना चाहिए। हम ये विरोधाभासी तर्क सुनना चाहते हैं। अधिवक्ता अनिमेश कुमार के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि नीट परीक्षा केवल उन मेडिकल इंस्टीट्यूट पर लागू होती है जो मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन में डिग्री, डिप्लोमा या लाइसेंस प्रदान करते हैं। ये कहा गया है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध या होम्योपैथी दवाओं में डिग्री, डिप्लोमा या लाइसेंस देने वालों से अलग है। वकील ने तर्क दिया कि नीट का दायरा मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन तक सीमित है, इसमें मेडिकल की पारंपरिक प्रणाली शामिल नहीं है। आगे ये तर्क दिया गया कि प्रतिवादियों ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम और आयुष पाठ्यक्रम के बीच मूलभूत अंतर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक सामान्य नीट परीक्षा अधिसूचित की है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 882 के तहत ऐसी याचिका सुनवाई योग्य होगी जिसमें सीआरपीसी की धारा 197 के तहत आवश्यक मंजूरी के अभाव में दुष्प्रभाव के कारण कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई हो। न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय की खंडपीठ ने न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद द्वारा एक लेखपाल और एक कानूनों चकबंदी विभाग के खिलाफ आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना पारित एक समन आदेश को रद्द कर दिया, जैसे कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत प्रदान किया गया है। आदेश के अनुसरण में दोनों आवेदकों लोक सेवक ने स्थानीय पुलिस की मदद से विवादित भूखंडों का मापन किया और 15 नवंबर 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विपक्षी पार्टी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के समक्ष शिकायत दर्ज की।
इस आरोप के साथ दोनों आवेदकों ने अवैध रूप से उस भूखंड का मापन किया और माप को रोकने के लिए आदेश दिया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य पर विचार किए बिना कि आवेदक लोक सेवक है और वो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आईपीसी की धारा 427 के तहत आवेदक को तलब किया। हाईकोर्ट के समक्ष आवेदकों के वकील ने तर्क दिया कि आवेदक भूखंडों को मापने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। आगे तर्क दिया गया कि माप को रोकने के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा पारित आगे के आदेश को आवेदकों को जानकारी नहीं थी। अदालत ने शुरुआत में सीआरपीसी की धारा 197 का हवाला दिया ताकि अनुमान लगाया जा सके कि अभियोजन के लिए मंजूरी का उद्देश्य सरकारी कार्यों का निर्वहन करने वाले एक लोक सेवक को तुच्छ आपराधिक कार्यवाही शुरू करके उत्पीड़न से बचाना है। कोर्ट ने कहा, अगर सरकारी ड्यूटी करते हुए लोक अधिकारी ने कोई गलती की है या ड्यूटी से ज्यादा तलब किया है तो भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पति के पक्ष में तलाक की डिग्री देते हुए कहा कि ये एक परित्याग का मामला है, क्योंकि उसकी पत्नी ने वैवाहिक घर वापस लौटने के शुभ मुहूर्त की आड़ में 10 वर्ष तक अपने मायके में रहना जारी रखा और ससुराल वापस आने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने पति की तरफ से दायर उस अपील को स्वीकार कर लिया जो उसने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने उसे तलाक की डिग्री देने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी इस तथ्य के प्रति इतनी संवेदनशील है तो मामले की परिस्थितियों और मामले की प्रकृति को देखते हुए ये शुभ क्षण का तथ्य उसके वैवाहिक घर को नष्ट कर देगा। उसे आगे बढ़ना चाहिए था, जिसका प्रयास उसके पति ने 2 बार किया था, लेकिन उसने अपने पति को रोक दिया। जस्टिस गौतम और जस्टिस रंजनी दुबे की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि मामले के तथ्यों को देखते हुए पति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की डिग्री प्राप्त करने का हकदार है। अपीलकर्ता पति और प्रतिवादी पत्नी की शादी 8 जुलाई 2010 को हुई थी। वो 19 जुलाई 2010 तक लगभग 11 दिनों तक साथ रहे। इसके बाद पत्नी के परिजन आए और किसी जरूरी काम के बहाने उसे वापस ले गए। इसके बाद वो वापस नहीं आए। जब 2010 में 2 मौकों पर पति ने उसे वापस लाने की कोशिश की तो वो इस आधार पर वापस नहीं आई कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है। उसके बाद प्रतिवादी पत्नी ने कभी भी अपने पति के पास वापस जाने के लिए स्वयं से इच्छा जाहिर नहीं की। इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पति द्वारा अपने वैवाहिक घर को बहाल करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद उसकी पत्नी ने सहयोग नहीं किया। वापस लौटने के लिए शुभ समय की आड़ में वो लगातार अपने मायके में रहती रही। कोर्ट ने पति की याचिका को स्वीकार करते हुए तलाक की डिग्री द्वारा उनके विवाह के विघटन का आदेश दिया है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.